Rahim. So today we will discuss the topic about homeostasis, chapter number 2 of class 10. So the different objectives regarding to this topic are following. सबसे पहले व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं। सेकंड नंबर जो पॉइंट है एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, मतलब होम्योस्टेसिस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद है, अज्जा मौजूद हैं। और जो थर्ड नंबर पॉइंट है वो ये है टाइप्स ऑफ होम्योस्टेसिस के ह्यूमन बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिस्म के अंदर कितने टाइप्स ऑफ होम्योस्टेसिस मौजूद हैं। और द लास्ट वन इज अ मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस के होम्योस्टेसिस ऑकर इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स और बॉडी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस कैसे कहते हैं। होम्योस्टेसिस इज अ ग्रीक वर्ड, so Greek word combination of two Greek words. Here whom you mean similar, while the stresses mean stable. So homeostasis, the definition of homeostasis is that the maintenance of internal body condition normal by the body system is called, उसको कहते हैं homeostasis। मतलब जिस्म की या सेल के जानदार के लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो अंदर की जो एनवायरनमेंट है, कंडीशन है, उसको माहौल के मुताबिक एडजस्ट करना, उसको बरकरार रखना, उसको मतलब बैलेंस में रखना, स्टेबल रखना, उसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। सो द डेफिनेशन ऑफ होम्योस्टेसिस दैट सो मेंटेनेंस of internal body condition normal or stable is called homeostasis. So homeostasis is related to the physical environment of a human body or internal environment of a human body or a living body। इसका ताल्लुक जिस्म के बाहर भी है और जिस्म के अंदर भी है। सो इसको हम कहते हैं मतलब homeostasis। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग टू अबाउट आवर टॉपिक। द सेकंड पॉइंट इज अबाउट व्हाट इज द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की हर एक जो सिस्टम हो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की ज़रूरत होती है उसे। सो यहाँ पर मुख्तलिफ हिस्से हैं जिसके बगैर होम्योस्टेसिस का जो अमल है वो इनकम्प्लीट होगा। सो द डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स है होम्योस्टेसिस के बारे में वो ये है। सो देयर आर फोर कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की चार कंपोनेंट्स है। कितने कंपोनेंट्स है? चार कंपोनेंट्स है। नंबर वन सबसे पहला चेंज। चेंज को स्टिमुलाई भी कहते हैं या स्टिमुलस भी कहते हैं। स्टिमुलाई या स्टिमुलस दोनों कह सकते हैं इसको। सो सबसे पहला वाला मतलब इसको चेंज कहते हैं। और जो सेकंड जो एस्पेक्ट है उसको उसे कहते हैं रिसेप्टर। और रिसेप्टर के बाद जो है ना कंट्रोल सेंटर, और कंट्रोल सेंटर के बाद जो है ना लास्ट वन जो है ना उसे कहते हैं इफेक्टर। सो दिस आर द फोर एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के चार हिस्से। चेंज कैसे कहते हैं, स्टिमुलाई कैसे कहते हैं। सो चेंज स्टिमुलाई मतलब एनी चेंज इन नॉर्मल कंडीशन, एनी चेंज इन नॉर्मल कंडीशन इज कॉल्ड, उसको कहते हैं स्टिमुलाई। मिसाल के तौर पर ह्यूमन बॉडी की जो नॉर्मल कंडीशन हो या मतलब ह्यूमन बॉडी एक इन्वायरमेंट में हो और उस इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द सराउंडिंग उसमें कोई चेंज आ जाए, चाहे उसका ताल्लुक टेम्परेचर के साथ हो या वो स्टिमुलाई ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटरनल ऑफ द बॉडी हो या उसका ताल्लुक सॉलिड्स के साथ हो या ब्लड की जो पीएच है उसके साथ हो। सो इसको हम कहते हैं स्टिमुलाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। और स्टिमुलस और चेंज जो है ना सबसे पहला वाला हिस्सा है किस चीज़ का? होम्योस्टेसिस का। क्योंकि इसके बगैर होम्योस्टेसिस जो है ना का जो अमल है वो इनकम्प्लीट होगा और इम्पॉसिबल होगा। द सेकंड पार्ट इज रिसेप्टर। रिसेप्टर कैसे कहते हैं? विच रिसीव द चेंज, विच रिसीव्स द चेंज। माहौल में तब्दीली को रिसीव करने वाले ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? उसको रिसेप्टर कहते हैं। मिसाल के तौर पर ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत किस्म के रिसेप्टर मौजूद है। इंसान की जिस्म के अंदर भी रिसेप्टर मौजूद है और इंसान की जिस्म के बाहर भी मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर पाए जाते हैं, मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी की स्किन में ख़ास किस्म के रिसेप्टर मौजूद है। उस रिसेप्टर को कहते हैं थर्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर।
सो थर्मो रिसेप्टर कैसे कहते हैं, क्योंकि थर्म कहते हैं टेम्परेचर को या हीट को कहते हैं। सो टेम्परेचर या हीट को रिसीव करने वाले को रिसेप्टर को क्या कहते हैं, उसको थर्मो रिसेप्टर कहते हैं। इस तरह इंसानी जिस्म के अंदर केमिकल्स को डिटेक्ट करना या इंसानी जिस्म के बाहर मतलब नोज के अंदर, नोज के इर्द गिर्द जो सेल्स मौजूद हो जिसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी सेल्स कहते हैं, उसका काम है मतलब स्मेल को डिटेक्ट करना। सो स्मेल क्या है, स्मेल एक्चुअली केमिकल्स है, केमिकल से बना हुआ है, इसलिए इसको हम केमो रिसेप्टर कहते हैं। इस तरह मतलब इंसान की जिस्म के अंदर सॉल्यूट्स मौजूद होते हैं, सॉल्वेंट्स मौजूद होते हैं। ब्लड के अंदर ब्लड की जो कंसंट्रेशन है, ब्लड में सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन, आरबीसीज की कंसंट्रेशन, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, जितनी भी केमिकल्स है उसकी कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए जो रिसेप्टर मौजूद है उसको कहते हैं ऑस्मो रिसेप्टर कहते हैं। सो देयर आर डिफरेंट रिसेप्टर्स आर फाउंड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ होमियोस्टेसिस, सो रिसेप्टर कैसे कहते हैं, माहौल में तब्दीली को मतलब रिसीव करने वाले, उसको क्या कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं। उसके बाद कंट्रोल सेंटर, मतलब कंट्रोल सेंटर कैसे कहते हैं, व्हिच हैव द पावर ऑफ डिसीजन, which have the power of decision, power of decision। सो कंट्रोल सेंटर उसे कहते हैं मतलब बाहर से जो स्टिमुलस आता है रिसेप्टर के जरिए उसको एनालाइज करना, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना, उसके बाद मतलब डिसीजन लेना। ये किसका काम है, ये मतलब कंट्रोल सेंटर का काम है। और इंसान की जिस्म के अंदर टू कंट्रोल सिस्टम मौजूद है, मतलब टू किस्म के निज़ाम मौजूद है, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन है, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन है। केमिकल कोऑर्डिनेशन का ताल्लुक जो है ना ग्लैंड्स के साथ है। इंसानी जिस्म के अंदर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स मौजूद है और उसमें सबसे जो पहला वाला मास्टर ग्लैंड है उसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं। इसका ताल्लुक केमिकल कोऑर्डिनेशन के साथ है। इसमें मतलब पावर ऑफ डिसीजन का मतलब जो है ना वो मतलब पावर मौजूद है, डिसीजन की पावर मौजूद है। और जो दूसरा है उसका नाम है नर्वस कोऑर्डिनेशन, और नर्वस कोऑर्डिनेशन का ताल्लुक जो है ना न्यूरॉन्स और ब्रेन और मतलब स्पाइनल कॉर्ड के साथ है। सो इसको कहते हैं कंट्रोल सेंटर। और इफेक्टर कैसे कहते हैं, इफेक्टर जो ना उसको कहते हैं व्हिच एक्ट ऑन डिसीजन ऑफ कंट्रोल सेंटर, मतलब कंट्रोल सेंटर जो भी डिसाइड करेगा मतलब डिसीजन करेगा उसके ऊपर अमल करने का जो हक है, मतलब वर्किंग है, वो किसका है, वो इफेक्टर का है। सो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इफेक्टर्स है वो मसल्स भी हो सकते हैं, ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। सो दिस इज द फोर एस्पेक्ट अबाउट the homeostasis. So now we will come toward the third number point, types of homeostasis. homeostasis की जो types है, कितने types है इसकी ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो मेन types है due to which a human body or cell cannot be stable at normal condition. So there are three मतलब types of homeostasis की तीन अक़साम है। So पहले वाले को क्या है, osmoregulation, दूसरा जो ना उसे कहते हैं thermoregulation, और जो थर्ड नंबर पॉइंट है उसे कहते हैं एक्सक्रीशन। सो द फर्स्ट वन इज रेगुलेशन। कैसे कहता है, चेंजेस लाना नॉर्मल या एबनॉर्मल कंडीशन से, मतलब एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन को उसको चेंज करना, इसको रेगुलेशन कहते हैं। सो यहाँ पर जो ऑस्मो का ताल्लुक है ना, इसमो जो ना ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ है, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो ताल्लुक है वो किस चीज़ के साथ है, वो सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट्स के साथ है, वो सॉल्यूट्स प्लस सॉल्वेंट्स के साथ है। मतलब जिस्म के अंदर जो सॉल्यूट्स मौजूद है और जो सॉल्वेंट्स मौजूद है उसको कहते हैं, उसका ताल्लुक जो ना ऑस्मोटिक के साथ है। सो जिस्म के अंदर सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट्स की मतलब लेवल्स को बरकरार रखने के अमल को क्या कहते हैं, इसको ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। सो व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? सो मेंटेनेंस द इंटरनल बॉडी सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन नॉर्मल अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट, इसको कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। थर्मो कैसे कहते हैं, थर्म कहते हैं हीट को। कैसे कहते हैं, हीट, और हीट का ताल्लुक जो ना किस चीज़ के साथ है, टेम्परेचर के साथ है। सो टेम्परेचर को मेंटेन रखना, टेम्परेचर को बरकरार रखना, जो जिस्म का जो मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है 37 मतलब सेंटीग्रेड है और फ़ारेनहाइट में तकरीबन 98.6 फ़ारेनहाइट मतलब समथिंग है। सो इसको बरकरार रखने के अमल को क्या कहते हैं, इसको थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। टेम्परेचर में मतलब अप डाउन आता है रिगार्डिंग टू इन्वायरमेंट के मुताबिक, और उसको बरकरार रखने का जो अमल है, बरकरार रखने के अमल को क्या कहते हैं, उसको थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। एक्सक्रीशन कैसे कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम अ बॉडी। So removal of toxic material या वेस्ट प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको, टॉक्सिक मटेरियल्स फ्रॉम अ बॉडी, जिस्म से जो फाजिल मवाद हो या जहरीला मवाद हो उसको बाहर निकालने के अमल को क्या कहते हैं, इसको एक्सक्रीशन कहते हैं। और ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन दो किस्म की है,
एक एक्सक्रीशन है मतलब स्वीटिंग के ज़रिए पसीने के ज़रिए मतलब केमिकल्स का बाहर निकल जाना, एक ये एक्सक्रीशन वाला अमल है और जो स्वीट ग्लैंड्स के ज़रिए होता है। दूसरा जो है ना उसका ताल्लुक जो है ना इंसान की जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो लास्ट पार्ट है एनस के ज़रिए मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट मटीरियल, इस अमल को क्या कहते हैं, इसको एक्सक्रीशन कहते हैं। सो दिस वाज अबाउट द टाइप्स ऑफ होम्योस्टेसिस। सो नाउ वी विल कम टुवर्ड द मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस कि होम्योस्टेसिस का जो अमल है ये कैसे होता है, मतलब हाउ दे मतलब ऑकर इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी। सो बाय मैकेनिज्म वी विल टेक, सबसे पहले मैकेनिज्म के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है, मतलब स्टिमुलस का। किस चीज़ का? स्टिमुलस का। सो मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम स्टिमुलस लेते हैं किस चीज़ को, हीट को, टेम्परेचर को। कैसे? मिसाल के तौर पर ह्यूमन बॉडी की जो टेम्परेचर है वो क्या है, 37 सेंटीग्रेड है और फ़ारेनहाइट में 98.6 है। सो दिस इज द नॉर्मल टेम्परेचर, ये इंसानी जिस्म की जो है ना क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर है। सो दिस वाज मैकेनिज्म। सो दिस वाज अ स्टिमुलस मतलब हीटेड नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 37 सेंटीग्रेड या 98 मतलब फ़ॉरन। मिसाल के तौर पर इंसान की जिस्म का जो टेम्परेचर वो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल मिसाल के तौर पर इंसानी जिस्म की जो टेम्परेचर है वो 45 सेंटीग्रेड है या 107 फ़ारेनहाइट है। सो दिस इज़ द एबनॉर्मल टेम्परेचर। ये क्या है? एबनॉर्मल टेम्परेचर। और एबनॉर्मल टेम्परेचर जो है मतलब इंसान वी नो दैट देयर आर प्रोटीन्स एंड एंजाइम प्रेजेंट इनसाइड अ सेल, और एंजाइम और प्रोटीन्स के लिए खास किस्म के टेम्परेचर का होना ज़रूरी है और वो टेम्परेचर है तकरीबन 35 सेंटीग्रेड से लेकर 45 सेंटीग्रेड तक जो नॉर्मल टेम्परेचर है। किस चीज़ के लिए? एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए। अगर इससे मतलब टेम्परेचर और भी बढ़ गया सो एंजाइम की जो एक्टिविटीज़ है, जो एंजाइम का जो रोल है ह्यूमन बॉडी के अंदर, एबनॉर्मल हो जाएगा, मतलब डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगी और उसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम कहते हैं। सो दिस इज द एबनॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो टेम्परेचर में चेंजेस है। सो टेम्परेचर में चेंजेस आने की वजह से सो यहाँ पर खास किस्म के सिग्नल्स आ जाएगी और उसका ताल्लुक सिग्नल्स को कैरी करने का जो ताल्लुक है वो किस चीज़ के साथ है? रिसेप्टर के साथ है। और चूंकि मतलब स्किन के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर मतलब थर्मो रिसेप्टर मौजूद है। क्या मौजूद है? थर्मो रिसेप्टर मौजूद है। सो थर्मो रिसेप्टर का क्या काम है? मैसेज को ले जाना कहाँ तक, मतलब। सो दिस इज द सेकंड नंबर स्टेप। सो उसके बाद जो है ना जो मिशन का जो हकदार है जिसे हम कहते हैं कंट्रोल सेंटर, क्या कहते हैं उसको? कंट्रोल सेंटर। सो कंट्रोल सेंटर को मैसेज आ जाएगा। कंट्रोल सेंटर यहाँ पर क्या है? ब्रेन है, दिमाग भी है और दिमाग के साथ जो है ना ग्लैंड्स भी है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे कहते हैं। सो दिस वाज अ कंट्रोल सेंटर। सो ये कंट्रोल सेंटर है। सो कंट्रोल सेंटर के बाद मतलब कंट्रोल सेंटर जो है ना विल सेंड मैसेज टू इफेक्टर। किस चीज़ को? इफेक्टर को मैसेज सेंड करेगा। सो इफेक्टर। सो इफेक्टर यहाँ पर क्या है? ग्लैंड्स है और ग्लैंड्स के अलावा मसल्स भी है। सो जो अब यहाँ पर मतलब टेम्परेचर को कम करने का मतलब टेम्परेचर को कम करना है। सो इसका ताल्लुक जो है ना ग्लैंड्स के साथ है। तो जब कंट्रोल सेंटर से मैसेज आ जाएगा इफेक्टर को जब मैसेज मौसूल हो जाएगा सो इफेक्टर विल एक्ट ऑन द डिसीजन ऑफ कंट्रोल सेंटर। जो कंट्रोल सेंटर ने जो डिसीजन लिया हो उस पर जो है ना इफेक्टर्स अमल करेगी। ये कैसे? मिसाल के यहाँ पर ग्लैंड्स मौजूद है, उस ग्लैंड्स का नाम है स्वीटिंग ग्लैंड्स। क्या नाम है उसका? स्वीटिंग ग्लैंड्स। सो स्वीटिंग ग्लैंड जो है ना, स्वीटिंग ग्लैंड्स के जरिए ब्लड की जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाएगी। वेजोडाइलेशन का अमल होता है। वेजोडाइलेशन कैसे कहते हैं? इंसान की जिस्म के अंदर जो ब्लड वेसल, वेजो कहते हैं वेसल्स को, डायलेशन कहते हैं फैल जाना। इंसान की स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो फैल जाएगी, उसकी डायमीटर ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा डायमीटर होने की वजह से ब्लड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, फ्लो ज़्यादा हो जाएगी। और ब्लड की ज़्यादा फ्लो होने की वजह से ब्लड के अंदर जो हीट मौजूद है वो हीट जो है ना स्वीटिंग ग्लैंड से बाहर पसीने की शक्ल में निकल जाएगी। जैसे ही हीट मतलब बाहर निकल जाएगी सो बाहर जो है ना स्किन के ऊपर जो है ना जब वाटर की वेपर्स मौजूद होगी सो एटमॉस्फेरिक जो हवा हो मतलब उसके साथ जब इन कांटेक्ट हो जाएगी, सो इससे इंसान की जो स्किन है उस पर स्किन के ऊपर जो है ना कूलिंग सी इफेक्ट्स पैदा होगी और कूलिंग की इफेक्ट्स की वजह से खुद ब खुद जो इंटरनल की जो बॉडी टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगी बल्कि वो डिक्रीज होगी और इंसान की जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 45 सेंटीग्रेड या 107 फ़ारेनहाइट से फौरन जो है ना 37 सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट तक आ जाएगी। सो इसको हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। सो जो इसकी जो 4 स्टेप्स थी, पहला वाला स्टिमुलस, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। सो इफेक्टर का काम ये था कि डिसीजन के ऊपर मतलब अमल करना और इसका ताल्लुक यहाँ पर जो है ना किस चीज़ के साथ था? स्वीटिंग ग्लैंड्स के साथ था। तो स्वीटिंग ग्लैंड्स का काम था स्वीट को रिलीज करना, पसीने को रिलीज करना ताकि टेम्परेचर कम हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए। सो दिस वाज द एंड ऑफ टॉपिक। सो इंशाल्लाह वी विल bring a new topic in the next video.